बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्यों है। तो हमारा क्या आज का जो हमारा क्लास है वो एक्टिव पैसिव से संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है कि जो हमारा वाक्य एक्टिव वाक्य होता है वो हमारा होता है कर्ता प्रधान। जो हमारा एक्टिव वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है, और जो हमारा पैसिव वाक्य होता है वो कर्म प्रधान होता है। तो इसमें देख लीजिए एक वाक्य समझ लेते हैं। जैसा लिखा है, राम राइट्स अ लेटर डेली। राम प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। राम प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। यहाँ पे एक चीज़ मैंने जानबूझकर डेली का शब्द का उल्लेख किया। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जो लास्ट में शब्द होता है वही हमारा इधर आ जाता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या या किससे का प्रयोग करते हैं, क्रिया में क्या या किससे लगा के प्रयोग मन में प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लेटर, इसकी पैसिव बनेगी अ लेटर इज रिटन बाय राम डेली। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें जो हमारा इसमें का सब्जेक्ट था उसे हमने क्या बना दिया, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना दिया। जो इधर का सब्जेक्ट था वो हमारा कहाँ पहुँच गया? उधर चला गया। और जो इधर का ऑब्जेक्ट था हमारा वो कहाँ गया? इधर सब्जेक्ट के रोल में आ गया। तो सीधी सी बात है, जो हमारा इधर सब्जेक्ट होता है वो उधर पहुँच जाता है, क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो इधर ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा इधर कहाँ आ जाता है? ये हमारा इधर का आ जाता है, सब्जेक्ट के रोल में आ जाता है। ये हमारा समझ लीजिए, जो सब्जेक्ट है वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बन गया जाके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया? आके न्यू सब्जेक्ट बन गया आके। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जो विशेष रूप से बताने जा रहा हूं आपको, मैं आपको टेंस आधारित बताने जा रहा हूं, जिसमें असर्टिव और इंट्रागेटिव, असर्टिव और इंट्रागेटिव के पैसिव पर ही मैं फोकस करने जा रहा हूं, जो टेंस पर आधारित हैं। मैं अभी आपको इंपरेटिव इसमें जिक्र नहीं करने जा रहा हूं, या कोई विशेष प्रकार के पैसिव का क्लास में अलग दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो मेरा भी फोकस रहेगा वो असर्टिव इंट्रागेटिव के टेंस वाले जो वाक्य होते हैं उन पर मेरा फोकस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कुछ जनरल रूल्स जो होते हैं वो मैं आपको लिख कर बता देता हूं। तो एक्टिव इस कर्ता प्रधान होता है, जबकि पैसिव हमारा कर्म प्रधान होता है। क्या है? जैसे कि इसमें क्या होता है, मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन इसमें लीड रोल में था, सब्जेक्ट के रोल में। और जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। तो यहाँ पे लीड रोल में कौन हो गया? ए लेटर हो गया। ये चीज़ हो गई। हमारे 3 टेंस के कुल 12 भाग होते हैं। हमारे पास 3 टेंस होते हैं। कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके 4-4 हिस्से होते हैं, जिनमें से केवल तो 4 दिए 12 हो गए। हमारे पास टोटल कितने भाग होते हैं? 12, जिनमें केवल 8 भागों की पैसिव बनाते हैं, 4 भागों की पैसिव नहीं बनाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ऐसे 4 भाग हैं जिनकी हम पैसिव नहीं बनाते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि समय का जो सभी टेंस का जो लास्ट वाला होता है, जिसमें फार और सिंस का प्रयोग होता है, निश्चित अनिश्चित समय का प्रयोग। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी वाला, इसमें नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आ गए तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन वाले वाक्यों की नहीं बनेगी। तथा एक और जो विशेष चीज़ है वो क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इनकी पैसिव नहीं बनाते हैं। फिर क्या कहता है? पैसिव है इसमें हमेशा टेंस वाले वाक्यों की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इंपरेटिव का चर्चा नहीं की है, मैं यहाँ पे अन्य विशेष वाक्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल टेंस पे फोकस कर रहा हूँ। अभी उनके लिए अलग से क्लास में बताऊंगा। पैसिव इसमें हमेशा सहायक क्रिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस नियम को बताने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? देखिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है एक्टिव सेंटेंस, या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है एक्टिव सेंटेंस, उसमें हम देखते हैं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं? जो साधारण वाक्य होता है उसमें हमें डू डज लगाना नहीं पड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगता है या यस यस नहीं लगता है जब बहुवचन होता है। इसी प्रकार जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जो कुछ हो सहायक क्रिया भी लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा। सहायक क्रिया तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग परमानेंट होना है। फिर क्या कहता है? एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाता है? नया ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था अभी, जो इधर का सब्जेक्ट होता है वो जो पैसिव में आ जाएगा क्या हो जाएगा? नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो इधर ऑब्जेक्ट था वो इधर क्या आ जाएगा? नया सब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या होता है?
कि जब हमारा पैसिव होता है तो ये सिस्टम चलता है, उधर का ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, न्यू सब्जेक्ट बन जाता है, और इधर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर क्या है, पैसिव में नए कर्म के पहले ज़्यादातर बाई का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जो है हम काहे का प्रयोग करेंगे कि बाई का, किंतु कुछ विशेष क्रिया ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद बाई की जगह अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं भी इसका बारे में लिखूंगा कि इसके बाद कौन सा करते हैं। जैसे नोन है, नोन के बाद टू लगाएंगे, ओबलाइज्ड है उसके बाद टू लगाएंगे, इंटरेस्टेड है तो इन लगाएंगे, सरप्राइज्ड है तो एट लगाएंगे, सेटिस्फाइड है तो विद लगाएंगे। तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जहां पर हमें बाई का प्रयोग नहीं करना होता, बल्कि क्या लगाना होता है, कुछ अन्य प्रीपोजिशन लगानी होती है। उसका मैं उल्लेख अभी आगे कर रहा हूं, और भी जो आगे बेसिक रूल्स हैं इससे संबंधित मैं वो भी लिखे दे रहा हूं जल्दी जल्दी। अब आपको बता देते हैं क्या है पैसिव में। यदि वर्ब के रूप में, जैसे अभी मैंने बताया था कि सभी वर्ब के बाद बाई का प्रयोग नहीं होता, ज़्यादातर बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद हमें बाई का प्रयोग नहीं करना होता है, बल्कि दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। पर पैसिव में यदि वर्ब के रूप में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड प्रसन्न, संतुष्ट, सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड इत्यादि हैं। ऐसा नहीं कि इतनी ही है, और भी शब्द हैं, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी हमारे होते हैं इसमें, जो हमारे पास ज़्यादा जरूरी शब्द हैं वो हमारे पास क्या है, प्लीज्ड है या सेटिस्फाइड, जिनका ज़्यादातर प्रयोग ये होता है, मैक्सिमम प्रयोग यही होता है। तो प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग्ड इत्यादि हैं। तो इनके बाद तथा न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करके क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। सरप्राइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज भी आश्चर्यचकित करना, डिसपॉइंटेड निराश करना। ठीक है, तो ये जो हमारे शब्द हैं ये भी हमारे बहुत जरूरी शब्द हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, अलार्म इत्यादि के साथ क्या है का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। नोन तथा ओबलाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होगा। नोन भी बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा नोन का प्रयोग होता है, खासकर हाई स्कूल के जो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशंस देखें तो उसमें बहुत सारे वाक्य लिखा होगा जिसमें नोन के बाद क्या लगा होगा, टू का प्रयोग होगा। नोन तथा ओबलाइज्ड के बाद टू लगता है। कंटेंड तथा इंटरेस्टेड के बाद क्या का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। तो ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होंगे, लेकिन मैंने जो जरूरी थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको बताते हैं जब प्रोनाउन हमारा इधर से उधर जाता है, जब हमारा इधर का सब्जेक्ट उधर जाता है, उधर का इधर आता है, तो अगर हमारे प्रोनाउन जाते हैं, आदमी जाएगा, राम जाएगा तो राम उधर वही रहेगा, राम उधर से आएगा तो राम यही रहेगा। लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन जाता है, प्रोनाउन जब प्लेस चेंज करेगा तो क्या होगा, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के रोल में होता है तो आई होता है, जब वो ऑब्जेक्ट के रोल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी उधर अगर ऑब्जेक्ट के रोल में था, सब्जेक्ट के रोल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी प्रकार ही सब्जेक्ट के रोल में ही होगा, ठीक, और जब ऑब्जेक्ट रोल में जाएगा तो हिम हो जाएगा। हिम उधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वी अस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा। हालांकि ये यू ये हमारा सब्जेक्ट वाला है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तुम है, ये तुम्हें है। दे देम में बदल जाएगा, देम दे में बदल जाएगा। सी और हर ये आपस में इंटरचेंज होंगे। हुम में बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि सर बाई हुम होना चाहिए, लेकिन मैं आपको जब ये वाक्य समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बाई हुम क्यों नहीं होगा। ठीक है, हु को हम कहाँ बदलेंगे, हुम में बदलेंगे। हु एक सब्जेक्ट के रोल में है, ऐसे तो बाई तो सभी में लग जाएगा फिर तो हम हु को केवल कहाँ बदलेंगे, हुम में बदलेंगे, ना कि बाई हुम। कहने के लिए बाई हुम का प्रयोग करते हैं, समझाने के लिए इसलिए क्योंकि हु को बदल के बाई हुम शुरुआत में ले आते हैं। लेकिन हम जनरली क्या बता रहे हैं, हु को कहाँ बदलेंगे, हुम को बदल देंगे हु में। बाई तो सब में लगना है, तो इसमें बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, हु बदल जाएगा हमारा हुम में। इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी होगा। फिर क्या कहता है, असर्टिव इंट्रोगेटिव वाले जो टेंस आधारित वाक्यों में ऑब्जेक्ट के होने पर ही पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का होना बहुत आवश्यक है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगी। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगी, तो हमें जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो ऑब्जेक्ट पहचान करने का तरीका, दिए हुए वाक्य की क्रिया की हिंदी बनाकर, दिया हुआ जो भी वाक्य होगा उसकी वर्ब की हिंदी बनाएंगे। मन में क्या लगाएंगे, क्या या किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ठीक है। मन में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटाता हूं, आपको समझा देता हूं। जिस सेंटेंस लिखा, सत्यम प्लेज क्रिकेट डेली, सत्यम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। अब हमने क्रिया हमारी क्या थी, खेलता है। अब हम मन में प्रश्न कर दिया, क्या खेलता है, क्या खेलता है, तो उत्तर क्या आ गया, क्या खेलता है, उत्तर आ गया क्रिकेट। क्या खेलता है, क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। ठीक, अब इस सेंटेंस, अब इसकी पैसिव अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय सत्यम। क्रिकेट इज प्लेड
डेली बाय सत्यम। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय सत्यम डेली भी कर सकते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय सत्यम डेली ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होगा। अब देखिए लिखा है ही गिव्स मी अ पेन इन द क्लास, वह मुझे कक्षा में एक पेन देता है। क्या देता है, क्या देता है, एक पेन। किसे देता है, मुझे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट किसमें कितने हो गए, एक और दो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी दोनों ऑब्जेक्ट हों, जब कभी किसी पैसिव वॉइस में दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो हमें हमेशा आदमी को लाना चाहिए। आदमी मतलब जो किसे का उत्तर हो, जो किसे का उत्तर हो उसे लाना चाहिए। क्यों, बात आएगी आपके मन में कि क्यों इसे लाना चाहिए। देखिए अगर हम इसको नहीं लाएंगे तो हमें इसके पहले प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। सॉरी। तो यदि हम इसको नहीं लाएंगे तो हमें इसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, और अगर हम मिस कर गए तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है ये सेंटेंस की पैसिव, ही गिव्स मी अ पेन इन द क्लास, वो मुझे कक्षा में एक पेन देता है। क्या देता है, पेन। तो अगर पेन से बनाएंगे तो अ पेन इज गिवन। अगर हम मी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ए पेन इज गिवन टू मी बाय हिम इन द क्लास, बाय हिम इन द क्लास, ठीक, इन द क्लास। अगर हम आदमी से बनाते, इसीलिए मैंने कहा था जब दोनों ऑब्जेक्ट हो तो किसको लाना चाहिए, आदमी को लाना चाहिए। क्यों, जब आदमी को ले आएंगे तो हमें टू लगाना या भूलने का खतरा खत्म हो जाएगा। मी को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम गिवन अ पेन, आई एम गिवन अ पेन बाय हिम इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सीधी सीधी ट्रांजिटिव वर्ब है तभी तो पैसिव बनेगी। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। जैसे सेंटेंस लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। अब क्या जा रहा है, ये तो कौन का उत्तर हुआ, कौन से हमें प्राप्त होता है, सब्जेक्ट। कहाँ से, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ से, क्या जा रहा है, किसे जा रहा है, तो उत्तर नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये वर्ब है ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म आता ही नहीं है। तो जब इसमें कर्म ही नहीं तो हमारा पैसिव ही नहीं बनेगा। तो ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल देनी चाहिए कि जो लास्ट में शब्द होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या है, वाक्य में जो भी क्रिया दी हुई उसकी क्या या किसे लगा कर मन में प्रश्न करेंगे, जो क्या या किसे को उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बात आपको बताई कि जब दोनों ऑब्जेक्ट हो तो ध्यान क्या देना चाहिए कि हमें व्यक्ति को इधर लाना चाहिए। व्यक्ति वाले को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा कि हमें टू लगाने का झंझट नहीं है। अगर व्यक्ति को नहीं लाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक रूल्स बता दिए। अब मैं आपको किसी एक टेंस के विषय में बता रहा हूँ। मैं आपको प्रेजेंट इनफिनिट के रूल्स बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, उससे संबंधित उदाहरण बता रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरे टेंस का, सारे टेंस का एक स्ट्रक्चर का पेज पेस्ट कर दूंगा जिसमें आप देख लोगे, ठीक। और सारे उदाहरण में केवल क्रिया और सहायक क्रिया का बदलाव होगा, बाकी सब स्ट्रक्चर वैसा होगा। तो मैं अभी आपको प्रेजेंट इनफिनिट पे आता हूँ। एक्ट 2 की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य है। एक्ट 2 पहचान बहुत से दिमाग में आ जाएगा, ताहती है लगा होता है, और वाक्य के हिंदी वाक्य हो गए तो मैं क्रिया के साथ ताहती है लगा, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन वो एक्ट 2 की पहचान क्या हुई, वो हिंदी वाक्य में हुई। इंग्लिश की पहचान क्या होगी, इंग्लिश की पहचान ये है कि जब भी हमारा एक्ट 2 सेंटेंस प्रेजेंट इनफिनिट का होगा तो क्या होगा, जो साधारण वाक्य होगा हमारा, साधारण वाक्य, उसमें क्या होगा, अगर हमारा कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, उसमें क्या लगा हुआ, यस या ईएस लगा होगा। अगर हमारा कर्ता क्या हो, उसमें बहुवचन लगा हुआ है, कर्ता बहुवचन लगा हुआ है, तो क्या होगा, उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। जब इसके नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो उनको पहचानना ज़्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि उसमें डू या डज लगा होगा और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी। तो सबसे ज़्यादा वाक्य यही पूछे जाते हैं हमारे साधारण वाले। क्यों, क्योंकि उसमें डबल चीज़ चेक हो जाती है कि पहली बात तो बच्चे को टेंस की पहचान मालूम है कि नहीं मालूम है, पैसिव बनाने का तो रूल मालूम ही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको दो प्रेजेंट इनफिनिट और पास्ट इनफिनिट के साधारण वाक्य पर बहुत फोकस करनी होगी, क्योंकि इसमें तो हिंट दी होती है, डू डज बताता है कि मैं प्रेजेंट इनफिनिट हूँ, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये पहचान एक्ट 2 की बहुत जरूरी है, टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी होना है, ठीक। तो ये नकारात्मक प्रश्नवाचक में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब जब इसके पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव बनाने के नियम, पैसिव बनाने के नियम, पैसिव बनाने के क्या नियम होंगे, पैसिव बनाने के लिए क्या होगा कि हमारे सहायक क्रिया सब में लगेगी।
सहायक क्रिया हमारी हो जाएगी, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज, एम, आर। इज लगेगा हमारा एक वचनकर्ता के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा बहुवचनकर्ता के साथ। क्रिया की कौन सी अवस्था लगेगी? मैंने बताया क्रिया की हमेशा कौन सी अवस्था लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा प्रेजेंट फिट का नेटवर्क हुआ जो हम इनमें प्रयोग करेंगे। और बाकी क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बना देना है, नया जो पुराना ऑब्जेक्ट था उसको नया ऑब्जेक्ट, उसको नया सब्जेक्ट बना देना है। केवल हम उनको चेंज करेंगे, वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, हमारी सहायक क्रिया अपनी जगह पर रहेगी, वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, केवल हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान बदलने हैं। अब मैं इस पर डिटेल से इनके उदाहरण बता रहा हूँ, देखते हैं। जैसे मोनू washes his clothes in the morning। मोनू सुबह अपने कपड़े धोता है। क्या धोता है? अपने कपड़े। अपने कपड़े इधर आ गया, मोनू उधर चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स। कितने वचन हो गए हमारा? क्लॉथ्स कपड़े, बहुवचन है तो क्या लगेगा? आर। हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड। देखिए हमारा क्रिया की जगह पे क्रिया, और जो सहायक क्रिया तो इसमें थी नहीं, सहायक क्रिया लगती है हमेशा क्रिया के पहले, और उसकी केवल स्थान बदलना है हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। हिज क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय मोनू इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बाय मोनू भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नकारात्मक वाक्य लिख लेते हैं, जैसे लिखा है दे डू नॉट गिव मी बुक्स। वे मुझे पुस्तकें नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? पुस्तकें। किसे नहीं देते हैं? मुझे। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। जब दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो हमें किसको लाना चाहिए? आदमी को। हम ला इसको भी सकते थे, हम दोनों से बना के देख लेते हैं। क्या मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई के हिसाब से क्या लगेगा? आई एम। सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया, नॉट के नीचे नॉट। आई एम नॉट गिवन, आई एम नॉट गिवन। क्या हो जाएगा? बुक्स, आई एम नॉट गिवन बुक्स। अब देखिए हम आई को ले आए थे, बुक्स को वहाँ पर रखेंगे तो हमें कोई टू नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन अगर हम आई को नहीं लाते तो टू लगाना पड़ता है। आई एम नॉट गिवन बुक्स बाई देम, बाई देम। अभी इसी सेंटेंस को हम अगर दूसरी तरीके से बनाते हैं, अगर हम बुक्स को लेकर आते तो बुक्स सहायक क्रिया की जगह सहायक क्रिया, नॉट की जगह पे नॉट। बुक्स आर नॉट गिवन टू मी बाई देम। तो मैं आपको बता देता हूँ यही चीज़ कि यदि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो हमें आदमी को लाना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ले आएंगे? तो उसमें प्रीपोजिशन बोलने का झंझट खतरा खत्म हो जाएगा। एक और वजह है कि इसको क्यों लाएंगे, वो मैं थोड़ा आपको जब विशेष वाक्यों की पैसू बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको मेंशन कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ये बात कही थी कि दोनों ऑब्जेक्ट हो तो आदमी को लाना बेहतर होगा। वो कुछ विशेष वाक्य होंगे, पहले मैं आपको स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। अब मैं इस पर और उदाहरण बताता हूँ। सेंटेंस लिखा था डज सोनू कुक द फूड इन द मॉर्निंग। क्या सोनू दिन सुबह खाना पकाता है? क्या पकाता है? खाना। क्या पकाता है? खाना। तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया। सहायक क्रिया जहाँ पे है वहीं पर रखनी है, क्रिया क्रिया की जगह रखनी। केवल हमें किसका प्लेस बदलना है? हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान बदलने हैं। तो क्या होगा? फूड इधर आ गया, फूड इधर आ गया तो पैसिव में हमारा फूड कितने वचन है? एक वचन। तो यहाँ पे फूड के हिसाब से सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज द फूड, इज द फूड। कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड। इज द फूड कुक्ड बाय सोनू इन द मॉर्निंग। इज द फूड कुक्ड बाय सोनू इन द मॉर्निंग। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमने इन द मॉर्निंग बाय सोनू लिख दिया, कोई गलती नहीं है, बस स्थान इधर उधर हो जाता है लेकिन वो अर्थ वही आ जाता है। मेन हमारा जरूरी क्या है? इज द फूड कुक्ड, ठीक है। जैसे लिखा है डू दे नॉट हेल्प यू इन द क्लास। क्या वे तुम्हारी सहायता कक्षा में नहीं करते? किसकी सहायता नहीं करते हैं? तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारी कहते हैं तुम्हारी है, मैं तुम्हें। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? किसकी मदद नहीं करते? तुम्हारी, मतलब ये है हमारा तुम्हें के रूप में, ठीक। तुम्हारी कहते हैं, इसको इधर ले आया, क्या हो जाएगा? यू इधर आ गया और ये इधर चला गया। यू कितने वचन है? बहुवचन, तो क्या लगेगा? आर यू नॉट हेल्प्ड, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय देम इन द क्लास, इन द क्लास। अब सेंटेंस लिखा है व्हाई डज ही नॉट डू हिज वर्क टाइमली। वह अपना कार्य समय से क्यों नहीं करता है? क्या नहीं करता है? अपना कार्य क्या नहीं करता है?
अपना कार्य। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई अपनी जगह पर रहेगा। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड की जगह, सहायक क्रिया सहायक क्रिया की जगह पे आ जाएगा। ये यहाँ पे गया, यहाँ पे हिज वर्क आ गया। कितने वचन था, एक वचन, क्या हो जाएगा, व्हाई इज हिज वर्क, नॉट अपनी जगह पे। डू का क्या हो जाएगा, डन। व्हाई इज हिज वर्क नॉट डन बाय हिम टाइमली, बाय हिम टाइमली। तो ये हमारे वाक्य हो गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो विशेष समस्या है हमारे साथ हु वाले वाक्यों की, व्हाट वाले वाक्य, हु और व्हाट वाले वाक्यों की पैसिव हम कैसे बनाएंगे। ये तो हमारे एक साधारण वाक्य हो गए जो पैटर्न हो गए। हु वाले और व्हाट वाले वाक्यों पे भी फोकस कर लेते हैं। क्रिकेट प्रतिदिन कौन खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट। जब कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी हमारा क्वेश्चन वर्ड, जब कभी हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो, जब कभी हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे कि ज़्यादातर कौन होगा, हु, तो माना हु बराबर कर ले हम, माना हु बराबर एक्स। या यहाँ पे मैंने एक शब्द भी बोला, क्वेश्चन वर्ड यदि सब्जेक्ट के रूप में, तो आप सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में है तो आप उसको क्या मान लो, एक्स। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, एक्स प्लेज क्रिकेट डेली। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके कभी वाक्य गलत ना हो। ये एक्स प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। तो ये वाक्य दिखने में प्रश्नवाचक लग रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा था, लेकिन ये लिखा हमारा वाक्य किस पैटर्न पे है, ये साधारण के पैटर्न पे लिखा हुआ है। अब आप कह सकते हो सर नहीं साधारण के पैटर्न पे लिखा, देखिए डू डज इसमें नहीं लगा। अगर क्वेश्चन के पैटर्न पे लिखा होता तो डू डज लगा होता, ठीक है। तो सीधी बात, ये लिखा हुआ कि हमारा साधारण के पैटर्न पे है। जब साधारण के पैटर्न पे लिखा हुआ है तो बनेगा तो साधारण के पैटर्न पे। अब आप कह सकते हो सर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, उस पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना हमने क्या बताया समझाने के लिए, माना हु बराबर एक्स, एक्स प्लेस क्रिकेट डेली। अब इसकी पैसिव अगर हम बना लें तो क्या बन जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय एक्स। जहाँ पर यक्स हमारा क्या था, यक्स किसके बराबर था, हु के बराबर। तो हु का मान यहाँ पे रख देते हैं। देखिए हु यहाँ पर काहे के रूप में था, हु हमारा था यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में था, सब्जेक्ट के रूप में। जब हमारा हु यहाँ पर हमारा गया, ये यक्स की जगह क्या आ जाएगा, हु। ये हु हमारा काहे के रूप में आया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के रूप में। और जब हु ऑब्जेक्ट के रूप में, मैंने आपको बताया था हु ऑब्जेक्ट के रूप में उधर जाता है, क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय हुम। तो एक तो पैसिव आप इसको ऐसे बना सकते हो, इस प्रकार से। बस क्या है, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। क्यों, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट के रोल में था जिसको आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पहुंचा दिए हो, नए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, और लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दोगे तो आपका एक तो तरीका आपका पैसिव बनाने का ये हो गया। दूसरा, अब आपके सामने एक समस्या आ गई कि नहीं सर उसमें प्रश्नवाचक था, अब हम उसको प्रश्नवाचक ही बनाना चाहते थे। जब प्रश्नवाचक बनाना चाहते थे तो हमारा बाय होम पूरा उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय होम। जब बाय होम आ गया तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में, जब ये बाहर आया है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद लगती है सहायक क्रिया, तो हमारी इज भी आ गई, बाय होम इज। बाकी जो है वह एज इट इज छोड़ दीजिए, बाय होम इज क्रिकेट प्लेड डेली, बाय होम इज क्रिकेट प्लेड डेली। तो हमारा सेंटेंस ये बन गया। लेकिन आप जब भी देखिए, मैं आपको बताया जा रहा हूँ, जब कभी भी हमारा क्वेश्चन वर्ड, जब कभी हमारा प्रश्नवाचक शब्द एक कर्ता के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द के रूप में काम कर रहा हो तो उसे हम माना यक्स कर लेते हैं, और ये उसको कहाँ ले जाते हैं, लास्ट में ले जाते हैं। लास्ट में ले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसे प्रश्नवाचक के रूप में डालने के लिए यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, एक सूत्र लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी आपको, विशेष क्या, जब कभी भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ कर्ता के रूप में था, जैसे हु यहाँ पे था, रोल में भी हो, तो उसे माना एक्स वाले तरीके से भी बना सकते हैं। माना एक्स वाले तरीके से बना लेंगे, जब एक्स मानेंगे तो उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड की शर्त पूरी करनी है तो उसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इसका मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ आपको जल्दी से।
हु टीचेस यू हिंदी इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में हिंदी कौन पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसे पढ़ाता है? तुम्हें। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने होंगे? 2। जब दोनों ऑब्जेक्ट हों तो हमें किसको लाना चाहिए बाहर? आदमी को। लेकिन वाक्य यहाँ पे क्या था? ये वाक्य हमारा साधारण के पैटर्न पे था। क्यों? क्योंकि ये हु हमारा डबल रोल में था। काहे के रूप में? क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी था। और क्या था? ये हमारे सब्जेक्ट के रोल में भी था। तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स टीचेस यू हिंदी इन द क्लास, कक्षा में तुम्हें यक्स हिंदी पढ़ाता है। यक्स मतलब कोई फलाना, मैंने मान लिया ऐसे, तो क्या पढ़ाता है? हिंदी। तो किसे ले आएंगे इधर? तो क्या हो जाएगा? यू है तो क्या लग जाएगा? आर। यू आर टॉट हिंदी, यू आर टॉट हिंदी इन द क्लास, यू आर टॉट हिंदी बाई एक्स इन द क्लास। आप इसको भी लिख सकते थे, इन द क्लास बाई एक्स लिख सकते थे, ठीक। या हम क्या लिख सकते थे अगर हिंदी से बनाते? तो हिंदी इज, हिंदी है एक वचन है, क्या हो जाएगा? हिंदी इज टॉट टू यू, हिंदी इज टॉट टू यू। देखिए अगर हम ये यहीं पे टू भूल जाते तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैंने कहा जब दोनों ऑब्जेक्ट हों किसको लाओ? आदमी को बाहर लाना चाहिए। हिंदी इज टॉट टू यू बाई एक्स इन द क्लास, इन द क्लास। अब हम यहाँ पे यक्स के मान रख दें। यक्स का मान क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। हु इधर से सब्जेक्ट के रोल में होता है, जब हु ऑब्जेक्ट के रोल में जाता है तो क्या हो जाता है? होम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? होम। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी, जैसे ये था, ये हमारा क्या हो जाता है? ये वाला वाक्य हमारा बनता है जाके, यू आर टॉट हिंदी बाई होम इन द क्लास, यू आर टॉट हिंदी बाई होम इन द क्लास। और बाई होम को हम दरवाजे पे ले आते तो क्या हो जाता है? बिल्कुल सब्जेक्ट के पोजीशन पे। तो बाई होम सब्जेक्ट के पोजीशन पे क्या है? वो तो हमारा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है ही है। सब्जेक्ट के पोजीशन में यहाँ पे मुंह से निकल गया, मैं कहना चाहता हूँ यदि हम, हाँ, तो इससे यू आर टॉट हिंदी बाई होम इन द क्लास हो गया सेंटेंस। अब अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड के रूप में ले आते तो यहाँ पे शुरुआत में ले आते। जब शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड के रूप में लाएंगे तुरंत क्या आ जाएगी? सहायक क्रिया। बाई होम आर यू टॉट हिंदी इन द क्लास। तो हमारा ये हमारे 2 प्रकार के पैसिव्स के बन गए। इसी प्रकार अगर हम हिंदी इसका बनाते तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाता? तो हो जाता हिंदी इज टॉट, हिंदी इज टॉट। अब हिंदी को लाए, आदमी को नहीं लाए तो क्या लगाना पड़ेगा? टू। हिंदी इज टॉट टू यू, हिंदी इज टॉट अब अगर इस वाक्य को हम इधर ले आते तो क्या हो जाता है? हिंदी इज टॉट, हिंदी इज टॉट टू यू बाई होम इन द क्लास, बाई होम इन द क्लास। अब बाई होम को यदि हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहाँ पे ले आते तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? बाई होम, बाहर आ गया, सहायक क्रिया भी है, बाहर आ जाएगी। बाई होम इज, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। बाई होम इज हिंदी टॉट टू यू इन द क्लास। तो हमने बताया आपको कि हु वाले वाक्यों का इलाज कैसे करते हैं। अब यहीं पे मैं आपको व्हाट वाले वाक्यों का इलाज बता देता हूँ फटाफट। अवंतिका सुबह क्या खाती है? अब हमारे सामने इसमें तो सबसे बड़ी समस्या है कि ऑब्जेक्ट की क्या खाती है, कुछ पता नहीं चला क्या खाती है, क्या खाती है। देखिए जब हमने आपको बताया कि क्या और किसे से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑब्जेक्ट। जिससे मैं आपको एक गणित के रूप में बताता हूँ। ये हमारा यहाँ पे हमारा व्हाट ही ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? आपके मन में आया कि व्हाट ऑब्जेक्ट क्यों है? तो देखिए मैं आपको गणित के तरीके से बताता हूँ कि कैसे ये प्रभाव। जैसे किसी वाक्य में, जैसे हमारे वाक्य लिखा था राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्या खेलता है? क्या खेलता है? उत्तर आ गया क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अगर हम और ये यहाँ पे हम समीकरण की तुलना कर लें अगर, तो खेलता है कट गया, ठीक, खेलता है कट गया। उत्तर क्या है? क्या का उत्तर आया? क्रिकेट। क्या का उत्तर क्या आ गया? क्रिकेट, जो कि क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो यानी कि क्रिकेट बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर क्या, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से क्या साबित हो गया? क्या हमारा क्या है? क्या हमारा
क्रिकेट है और क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जब ये तीनों मान बराबर हैं तो क्या बराबर, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये हम लोग गणित में पढ़ते हैं, हेंस प्रूव्ड करते हैं। तो इसी प्रकार ये प्रूव्ड होगा कि क्या हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार क्या ऑब्जेक्ट है, इसी प्रकार हमारा किसे भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये गणित के तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्यों है। तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रोल में है, ये हमारा डबल रोल में है, क्वेश्चन वर्ड के रोल में भी है और ऑब्जेक्ट रोल में भी है। तो जब हमारा क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रोल में है तो उस वाक्य को हम बिल्कुल साधारण के पैटर्न पर बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इज ईटन, व्हाट इज ईटन बाय अवंतिका इन द मॉर्निंग, व्हाट इज ईटन बाई अवंतिका इन द मॉर्निंग। अवंतिका के द्वारा सुबह क्या खाया जाता है। सर अभी समझ में नहीं आया, हो सकता मन में आया कि यार इतनी जल्दी हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे सेंटेंस एक लिखते हैं, व्हाट डज चुलबुल डू इन द क्लास। चुलबुल कक्षा में क्या करता है, चुलबुल कक्षा में क्या करता है। तो जब व्हाट वाले वाक्य हमारे हों तो हम क्या करें, उसकी पहले हिंदी बनाएं। चुलबुल कक्षा में क्या करता है। जैसे हमने हु वाले वाक्यों को सीधे यक्स मान लिया था, इसमें क्या करेंगे, पहले हिंदी बनाएंगे। हिंदी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे उसमें हु वाले वाक्यों में मैंने क्या किया, सीधे यक्स मान लिया था। इसमें क्या है, चुलबुल, इसमें क्या मानेंगे हम, जब क्या बना लेंगे तब मानेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड मान लीजिए लिखा है। तो चुलबुल कक्षा में एक्स वाई जेड करता है, अंग्रेजी क्या बन जाएगी, चुलबुल डज एक्स वाई जेड इन द क्लास। अब मान लो इसकी पैसिव बनाते तो क्या बनाते, ये हमारा अभी क्या करता है, एक्स वाई जेड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ सकता है, सर ये डज क्यों लगा है, ये तो नकारात्मक वाक्य नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये डज इसलिए लगा है, डू करना के रूप में, यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे करने के रूप में करता है। ठीक है, एक्स वाई जेड इज डन बाई चुलबुल इन द क्लास। अब ये यहाँ पे एक्स वाई जेड किसके लिए था, एक्स वाई जेड था हमारा क्या के लिए, और क्या किसके लिए लगा था, व्हाट के लिए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट इज डन बाय चुलबुल इन द क्लास। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसको ऐसे बनाते हैं। तो जब कभी मैं आपको यहाँ पे रूल लिखे दे रहा हूँ, आप इस प्रमेय को बिल्कुल याद रखिए। इस रूल को विशेष नियम क्या है यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी से लिख दिया, क्या कहता है, जब कभी हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही ऑब्जेक्ट के रोल में हो, जैसे यहाँ पे व्हाट ही ऑब्जेक्ट के रोल में था, तो ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। जब कभी हमारा प्रश्नवाचक शब्द ही ऑब्जेक्ट के रोल में हो तो उसे ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव बनाते समय वाक्य का क्रम असर्टिव के क्रम पर ही रहेगा। बिल्कुल ये लगेगा प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साधारण के पैटर्न पर बन जाएगा। ठीक है, साधारण के पैटर्न, व्हाट इज ईटन बाई अवंतिका इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लगाया, सीधे क्या लगा दिया, के वर्ब। तो कहीं ना कहीं ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं रह जाएगा, वाक्य हमारा क्वेश्चन के क्रम में नहीं रहकर बल्कि क्या हो जाएगा, असर्टिव के क्रम में हो जाता है। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट डिफिनिट के वाक्य। अब हम पास्ट डिफिनिट पे जाएं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पे जाएं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट पे जाएं, तो ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। इसके लिए मैं अभी जो कौन से टेंस में क्या लगता है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पे टेबल अभी इंक्लूड किए जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेबल लिखे दे रहा हूँ, जल्दी से आप देख लीजिए, एक मिनट। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेंगी। देखिए प्रेजेंट फिट होता है तो उसमें क्या लग जाता है हमारा, इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, तीसरी फॉर्म, वो तो लगनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। इसमें भी इज एम आर होगा। सर ये तो समझ में नहीं आया, इज एम आर होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, बीइंग भी लगा हुआ होगा, और ये बीइंग हमारा किसके साथ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले होगा। जैसे ये क्यों, ये मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है प्लेइंग लिखा है, तो अगर प्लेइंग लिखा है तो जो हमारा ये आईएनजी होता है, यही आईएनजी हमारा पलट के क्या बन जाता है, बीइंग, और ये प्ले क्या हो जाता है, प्लेड।
तो ये हमारा आईएनजी जो है वो कहाँ बदलता है, बीइंग में। लेकिन ये बीइंग हमारा इसके साथ अटैच नहीं रहेगा। कहने को मतलब है कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग करते हैं, वो मैंने भी लिख दिया। इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन ये जो बीइंग है, जब भी सहायक क्रिया हमारी दो या दो से ज़्यादा पदों की है तो केवल पहला शब्द रोल में रहेगा, बाकी शब्द हमारे हमेशा जो है क्रिया के साथ अटैच रहेगा। तो जो हमारा आईएनजी था यही हमारा पलट के क्या होता है, बीइंग हो जाता है, वो क्रिया के साथ ही हमेशा लगा रहेगा। इसी प्रकार परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है और साथ में क्या लग जाता है, बीन। क्या लग जाता है, बीन। इसमें भी वही हाल है, बीन किसके साथ रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रहेगा। पास्ट रिपीट पे अगर हम जाएं तो वाज वेयर का प्रयोग होगा, साथ में क्रिया कहे की लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें भी क्या है, वाज वेयर, इसमें भी लगेगा, साथ में क्या होगा, बीइंग लगाएंगे, किसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। वही चीज़ है जैसे अगर लिखा है कुकिंग, लिखा है कुकिंग लिखा है, तो ये आईएनजी जो हमारा ये पलट के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग, और बीइंग के साथ क्या हो जाएगा, बीइंग कुक्ड, बीइंग कुक्ड। बात समझे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर देखते हैं जिससे लिखा है हमारा पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी होती है। फ्यूचर डिफिनिट में क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये बी हमारा जो है, मैंने क्या कहा, जितनी भी सहायक क्रिया होती है, दो पद हैं तो पहला पद ही मेन होगा, दूसरे शब्द हमेशा वर्ब के साथ रहेंगे। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये जो मैंने हैं इनके उदाहरण ये इत्यादि का मैं एक पर्चा इसका एक नोट्स में इसका अटैच किए दे रहा हूँ, इसके बाद इसी के बाद उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो इसका ये पहला पार्ट क्लास है, मैं इसके अभी 2-3 क्लासेस के इम्परेटिव के बताऊंगा, इसके कुछ विशेष पैसिव बताऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड पैसिव बताऊंगा, कुछ हिंट्स बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस में चुनना है, पैसिव पहचाना है तो कैसे उसको शॉर्टकट से पहचानेंगे। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट फिट का क्लास बता दिया, बेसिक जानकारी दे दी। ये पहला पार्ट था इसका, दूसरा पार्ट में जल्द ही रिलीज करूँगा। धन्यवाद।